प्यारे बच्चों, आइए हम और आप एक व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार का एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, जिसमें आज हम लोग प्रबंधक के बारे में यानी मैनेजर के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक हम लोगों ने व्यवसाय बिजनेस और मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में अध्ययन कर लिया। अब हम लोग जो है एक बिजनेस में या एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान में एक मैनेजर की क्या भूमिका होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रबंध के कार्यों को संचालित करने का दायित्व जो है मैनेजर का होता है, या यूँ कहें कि जो एक व्यवसायिक प्रतिष्ठान है उसमें मैनेजर क्या करता है। तो मैनेजर वह व्यक्ति है, प्रबंधक जो है वह व्यक्ति है जो प्रबंध का कार्य करता है। प्रबंध के कार्य में क्या करता है? प्रबंध का कार्य वह व्यवसाय का प्रबंध करता है, यानी कि पहला तो वो व्यवसाय का यानी कि बिजनेस का प्रबंध करता है, प्रबंधकों का प्रबंध करता है। यानी कि बिजनेस में हम लोगों ने वो प्रबंध वाले में पढ़ा था कि हायरार्की होती है मैनेजर्स की, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट था। तो उसमें जो है तमाम हर लेवल पे प्रबंधक होते हैं, मैनेजर होते हैं। तो प्रबंधकों का प्रबंध करना और आगे है कार्य का प्रबंध करना, यानी कि जो कार्य उसको, और कर्मचारियों का प्रबंध करना, कार्य एवं कर्मचारियों का प्रबंध करना। तो कुल मिलाकर बात यह निकल के आती है कि मैनेजर वह व्यक्ति होता है जो बिजनेस का प्रबंध करता है, यानी कि बिजनेस मैनेजमेंट करता है, मैनेजर का मैनेजमेंट करता है यानी प्रबंधकों का प्रबंध करता है, और कार्य एवं कर्मचारियों का प्रबंध करता है। तो कुल मिलाकर प्रबंधक वह व्यक्ति है जो व्यवसाय का प्रबंध करे, प्रबंधकों का प्रबंध करे, कार्य का प्रबंध करे और कर्मचारियों का प्रबंध करे। तो यह एक उसका कार्य क्षेत्र भी कह सकते हैं इसका है, तो उसे हम प्रबंधक कहते हैं। प्रबंधक को और भी शब्दों में इसका एक मैनेजर को आप अन्य एकेडमिक संस्थानों में और एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में उसको एडमिनिस्ट्रेटर भी बोलते हैं, प्रशासक और एग्जीक्यूटिव अधिशासी एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं। और इसका एक मुख्य काम है अन्य लोगों से काम लेना, यानी कि प्रबंधक हुआ है जो दूसरों से काम करवाता है। प्रबंधक के अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि वो किसी अन्य से कार्य करवा सके, उसे हम प्रबंधक कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और प्रबंध के कार्यों पर चर्चा करते हैं कि जो यह प्रबंधक है, मैनेजर है, वह कौन कौन से प्रमुख कार्य करता है। जैसा कि हम लोगों ने बात कर लिया कि मुख्य रूप से व्यवसाय का प्रबंध करना, प्रबंधकों का प्रबंध करना और कार्य का प्रबंध करना, कर्मचारियों का प्रबंध करना। तो इसके कार्यों में पहला है कर्मचारियों का प्रबंध करना। कर्मचारियों का प्रबंध करना, पूंजी का प्रबंध करना, यानी किसी व्यवसाय के लिए जो पूंजी की जरूरत पड़ती है उस कैपिटल के लिए की व्यवस्था करना, कच्चे माल और यंत्र आदि की प्रबंध करना, कार्यालय की व्यवस्था करना, जहाँ पे बैठ करके सब लोग कार्य कर सकें उस चीज़ की व्यवस्था करना, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करना, उसको मोटिवेट करना, यह भी एक प्रबंधक का कार्य होता है कि कर्मचारी को मोटिवेट करे। प्रबंधकीय व्यवस्था करना यानी मैनेजरियल मैनेजमेंट करना, किसी भी संस्था में जो प्रबंध से संबंधित रिलेटेड चीज़ों की जरूरत होती है उन सारी चीज़ों की व्यवस्था करे। गुणवत्ता का नियंत्रण करना का है, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट, किसी भी संस्थान का जो उत्पाद तैयार हो रहा है वह उच्च गुणवत्ता युक्त होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। इस चीज़ का भी देखरेख करना उसका जो है काम होता है, यानी कि गुणवत्ता पर नियंत्रण। संस्था में अनुशासन बनाए रखना, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि किसी भी संस्था की सफलता के लिए उस संस्था के अंदर आंतरिक अनुशासन बेहद जरूरी होता है। यानी कि जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के बीच एक अच्छा से तालमेल होना चाहिए, उनके बीच एक अनुशासन का भाव होना चाहिए। इस बात को पैदा करना जो है मैनेजर का काम होता है। उत्पादन का निर्धारण करना, यानी कि किस मात्रा में किस क्वालिटी का उत्पाद तैयार होगा इसका निर्धारण करना। कर्मचारी और मालिक के मध्य संबंध स्थापित करना, ये जो प्रबंधक होता है वो एक तरफ संस्था के मालिक से और दूसरी तरफ
कर्मचारियों के बीच एक तालमेल का काम करता है, यानी कि दोनों के संबंधों को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। कुल मिलाकर के यह एक इतना ढेर सारा महत्वपूर्ण कार्य है जो एक प्रबंधक को करना पड़ता है। यानी ये जो प्रबंधक है, किसी संस्था का जो प्रबंधक है वह कर्मचारियों का प्रबंध करता है, पूंजी का प्रबंध करता है, कच्चे माल मशीन आदि का प्रबंध करता है, कार्यालय की व्यवस्था देखता है, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करता है, प्रबंधकीय व्यवस्था करता है, गुणवत्ता पर नियंत्रण करता है, संस्था के अंदर अनुशासन लाता है, उत्पादन की मात्रा को निर्धारित करता है और कर्मचारी और मालिक के मध्य तालमेल बनाता है। अब प्रश्न उठता है कि जब इतने ढेर सारे कार्य हैं, उसके महत्वपूर्ण कार्य हैं, तो इसके लिए उसके पास जो है गुण क्या क्या होना चाहिए, यानी एक प्रबंधक के अंदर जो है कौन से ऐसे गुण होने चाहिए जिससे कि वो इतने महत्वपूर्ण कार्यों को कर सके। जो महत्वपूर्ण कार्य है उसको करने के लिए उसके अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए। गुण पर पहुंचने से पहले हम जो है इसके अधिकार और कर्तव्यों पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि जो एक प्रबंधक है उसके अधिकार क्या है और उसके कर्तव्य क्या है। तो जो प्रबंधक का अधिकार है जो कार्य करने का, यानी कि जब उसकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट होता है एक संस्था के प्रमुख द्वारा, एक संस्था के मालिक द्वारा या प्रबंध संचालक द्वारा एक प्रबंधक की नियुक्ति होती है, तो उसी नियुक्ति के समय उसको जो है अधिकार सौंप दिए जाते हैं कि आपको ये कार्य करना है, आपके अंदर आपको ये कार्य के लिए ये अधिकार दिए जाते हैं। यानी कि ये जो कार्य दिए, ये सब कार्य करने हैं उसके लिए उसको संस्था द्वारा नियुक्ति के समय अधिकार दे दिए जाते हैं। जहाँ तक कर्तव्यों की बात है तो ये जो भी कार्य है, जो भी कार्य कर रहा है यह उसका कर्तव्य होता है। जब भी कभी परीक्षा में अधिकार या कर्तव्य के बारे में पूछे प्रबंधक के कर्तव्य क्या है, तो जो प्रबंधक के कार्य हैं वही सब उसके कर्तव्य हैं। इसको आराम से आप प्रबंधक के कार्य याद किए हुए हैं तो आप उसको जो है प्रबंधक के कर्तव्य को लिख सकते हैं कि जो प्रबंधक के कार्य हैं वही उसके अधिकार कर्तव्य है। इस तरह से आपके दो प्रश्न तैयार हो जाते हैं, एक तो प्रबंधक के कार्य तैयार हो गया, दूसरा प्रबंधक के कर्तव्य तैयार हो गया। अधिकारों की बात हो गई कि अधिकार जो है वह है जो उसके नियुक्ति के समय दिया जाता है किसके द्वारा, संस्था के प्रमुख द्वारा, संस्था के मालिक द्वारा। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं और इन कार्यों, इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रबंधक के अंदर क्या गुण होने चाहिए। तो जो इसमें हम दो तीन विचारकों के अनुसार बात करेंगे कि जिसने कि प्रबंधक के अंदर जो गुण होना चाहिए उसके बारे में चर्चा किया है। तो पहली बात हम करते हैं चेस्टर आई बर्नार्ड, एक मनोचिकित्सक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने प्रबंध के संबंध में बहुत शोध किया। इनका एक पुस्तक आया था फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, प्रबंधक के कार्य या अधिशासी अधिकारी के कार्य करके। तो उसमें उन्होंने लिखा कि जो प्रबंधक के गुण क्या होने चाहिए, उसमें है कि संगठन का जो उद्देश्य होता है उस उद्देश्य के अनुसार वो पूरा करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। यानी संगठन का जो एक व्यवसायिक संस्थान है, जो भी है प्रशासनिक संस्थान है, उसके अंदर अगर एक जो उसका उद्देश्य तय हो जाता है उस उद्देश्य को पूरा करने की विशेषता गुण उस प्रबंधक के अंदर होनी चाहिए। दूसरी बात है उसे संचार का कला आना, यानी कि कम्युनिकेट करना, अपने अधीनस्थों से कम्युनिकेट किस तरह किया जाए, किस तरह से संवाद किया जाए, इसकी कला आनी चाहिए। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि सहयोग लेने की योग्यता होनी चाहिए, यानी कि अपने अधीनस्थों से सहयोग लेने की क्षमता एक प्रशासक के अंदर, एक प्रबंधक के अंदर होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के एक प्रबंधक के अंदर तीन तरह के गुण की बात किए हैं। पहली बात है कि उसको संस्था के उद्देश्यों को पूरा करने की उसके अंदर दक्षता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। दूसरा, अपने अधीनस्थों से कम्युनिकेट करने यानी संचार करने की अच्छी योग्यता होनी चाहिए। तीसरा है काम लेने की, यानी अपने अधीनस्थों से काम लेने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। इस प्रकार उस प्रबंधक के गुण को तीन गुण बताए उसके अंदर होनी चाहिए। किसने बताया? चेस्टर आई बर्नार्ड ने। चेस्टर आई बर्नार्ड इन्होंने बताया कि एक प्रबंधक के अंदर संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए, अपने अधीनस्थों से संचार करने की कला आनी चाहिए,
और अपने अधीनस्थों से सहयोग लेने की योग्यता आनी चाहिए। इसी बात को और स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि संचार कैसे होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने अधीनस्थों से, तो उनसे सरल भाषा में करिए। आपकी जो भाषा होनी चाहिए वो सरल होनी चाहिए, ताकि आपके अधीनस्थ समझ सकें चीज़ों को। आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात कहेंगे कि हम ये काम करना है, तो उसको समझ में नहीं आएगा, तो काम को सही से नहीं कर पाएगा। इसलिए सरल भाषा में होनी चाहिए, छोटी पंक्तियों में होनी चाहिए। यानी कि किसी भी कर्मचारी से बात कर रहे हैं तो संक्षेप में आप उसको समझाइए और टू द पॉइंट बात करिए, और जो बात हो वो संपूर्ण होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आधा अधूरा जानकारी दिए और वो काम शुरू कर दिया, फिर बाद में फिर उसमें संशोधन कर रहे हैं, तो इसमें विलम्ब होगा। कार्य जो जिस गुणवत्ता के कार्य चाहते हो कार्य नहीं हो पाएगा। इसलिए जो 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 प्रबंधक होता है उसके अंदर एक योग्यता होनी चाहिए कि वो अपने अधीनस्थों से संक्षेप में बात करे, छोटे छोटे सरल शब्दों में बात करे, और संपूर्णता में बात हो, और छोटी पंक्तियों में हो। और आगे उन्होंने कहा कि प्राधिकृत चैनल द्वारा होनी चाहिए। यानी कि जो एक हायरार्की होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट, तो उस तरह से क्रमशः एक चैनल के रूप में होना चाहिए। यानी कि जो व्यक्ति बात को कह रहा है वो अधिकृत अथराइज होना चाहिए उस चीज के लिए, और चैनल तो अधिकृत होगा, उसके बाद फिर वो व्यक्ति अधिकृत होना चाहिए कि हाँ यही व्यक्ति को इस काम को कराने के लिए दायित्व दिया गया, इसकी जिम्मेदारी इसी की है। तब जब जो व्यक्ति जिससे जो काम करवाना है अगर वो उस बात को कह रहा है तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा अधीनस्थों के ऊपर और वो काम होगा। और स्वयं जो संचार यानी जो बात कही जा रही है, जो बात आप कह रहे हैं, जो काम करवाना चाहते हैं, वो भी अधिकृत ऑथराइज होना चाहिए, तभी उस काम को एग्जीक्यूट होगा। यानी कि एक जो प्रबंधक है वह वही बात कहे जो उसके क्षमता, उसको जो काम दिए गए, जो उसके कार्य क्षेत्र में है, तो वो काम अच्छे से होगा। यानी अगर मान लीजिए परचेज डिपार्टमेंट का जो मैनेजर है वो सेल्स डिपार्टमेंट के अधीनस्थों से कोई काम कहेगा तो वो उस काम होने संपन्न होने में दिक्कत होगी, क्योंकि वो उसके आदेश को मानने में अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। इसलिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा, यानी कि जो सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो सेल्स डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को आदेश देगा, तो बात अच्छी से हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें हैं। इस बात को चेस्टर आई बर्नार्ड ने स्पष्ट किया। और जहाँ तक सहयोग लेने वाली बात है कि अपने प्रबंधक के अंदर एक अधीनस्थ कर्मचारियों से काम कराने की जो क्षमता होती है, उसके लिए उन्होंने कहा कि उसके अंदर शारीरिक योग्यता होनी चाहिए। यानी कि जो जिस व्यक्ति से कह रहे हैं काम करने के लिए उसके शारीरिक क्षमता के अंतर्गत होना चाहिए, और आपको काम करवाने के लिए आपको भी उसके साथ साथ जो है लगना पड़ता है या चीजें रहती है, तो उसके शारीरिक योग्यता के अनुसार हो, उसके मानसिक योग्यता के अनुसार हो, उसके व्यक्तिगत हित होनी चाहिए, संगठन का हित होना चाहिए, और उदासीनता का क्षेत्र। शारीरिक योग्यता समझ रहे हैं कि आप किसी व्यक्ति को अगर कह दें कि वो उसके अंदर क्षमता है कि वो 10 किलो वजन उठा सकता है, आप उसको 20 किलो वजन उठाने के लिए कहेंगे तो संभव नहीं है। तो इस बात को एक प्रबंधक को इस बात को देखते रहना चाहिए कि हम जिससे काम करने के लिए कह रहे हैं उसके शारीरिक क्षमता के अनुसार होना चाहिए, उसके मानसिक क्षमता में नहीं कि हम किसी व्यक्ति को कह दें कि तुम जरा उसकी मेंटल लेवल कम है और उससे अधिक लेवल की बात करने के लिए कर दें तो संभव नहीं है। इसलिए उसके IQ लेवल के अनुसार काम कराना चाहिए, उसका उसमें व्यक्तिगत हित होना चाहिए। यानी कुछ जिससे काम करवा रहे हैं उसको उसके हित का होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसको तकलीफ हो रहा है और वो काम करे, ऐसा नहीं होगा। और उसमें अंत में ये बात होती है कि जो काम व्यक्ति कर रहा है किसी अपने अधीनस्थ करने के लिए, उस काम को करने से पूरे संगठन का हित होगा, तभी वो काम संपन्न होता है। इसलिए मैनेजर को ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति से काम करने के लिए कह रहा है, करने के लिए कह रहा है, वह कार्य जो है संगठन के हित में होना चाहिए। आगे आती है बात उदासीनता का क्षेत्र। उदासीनता के क्षेत्र से आशा है, जैसा मैंने भी बात किया कि हर एक व्यक्ति का जो है कुछ ये भी एक प्रबंधक है और एक अधीनस्थ है। प्रबंधक और अधीनस्थ के बीच में काम कराने का कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें कि जब व्यक्ति कहेगा उससे काम करने के लिए, यानी प्रबंधक अधीनस्थ से कहेगा काम करने तो उस काम को आसानी से कर देता है। कुछ ऐसे कार्य होते हैं कि जो हालांकि वो मजबूरी में करेगा लेकिन वो करने में उसको खुशी नहीं होती है, तो वो उदासीनता के क्षेत्र के बाहर का होता है। इसी तरह से आप किसी व्यक्ति के उदासीनता के क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं।
इसने कहा स्पैन आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसको उदासीनता के निष्क्रिय क्षेत्र जो होते हैं उसको आप बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे उसको कर करके। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आज 10 किलो वजन उठा रहा है तो धीरे धीरे उसको 10.5 किलो दीजिए, 11 किलो दीजिए, तो धीरे धीरे क्रमशः उसको बढ़ाने लगे, क्षमता बढ़ाइए। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई अधीनस्थ है, उसको 6 घंटे काम करना है ऑफिस में, वो काम कर रहा है, आपने अंतिम समय में उसको काम दिया तो वो न चाहते हुए काम करेगा, धीरे धीरे वो 6 से 7.5 6 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा। इस तरह से उसके कार्य के अवधि को बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज़ें उसके मानसिक यानी कि शारीरिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, मानसिक। तो कुल मिलाकर के उदासीनता के क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है, ऐसा चेस्टर आई बर्नार्ड ने कहा। तो कुल मिलाकर के एक जो प्रबंधक है चेस्टर आई बर्नार्ड के अनुसार, उसके अंदर 3 गुण होने चाहिए। संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए, अपने अधीनस्थों से संचार की कला उसको आनी चाहिए, और अपने अधीनस्थों से कार्य लेने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। ये बात हो गई। फिर आगे हम बढ़ते हैं और कुछ विशेषताओं की बात कर, कुछ गुण जो होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। मैनेजर के अंदर क्या गुण होने चाहिए। पहली बात है उसके अंदर सामान्य ज्ञान और निर्णय की क्षमता होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर उसके अंदर होनी चाहिए। एक प्रबंधक, वही व्यक्ति अच्छा प्रबंधक माना जाएगा जिसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता हो और उसके अंदर सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज हो, चीज़ों को समझता हो, उसके अंदर वो शिक्षित होना चाहिए, अच्छा से अच्छी उसकी शिक्षा और प्रशिक्षण होना चाहिए। मैनेजर के अंदर जिस कार्य के लिए वो नियुक्त किया गया उस कार्य के क्षेत्र में उसको अच्छा शिक्षा और प्रशिक्षण होना चाहिए, उसकी मानसिक योग्यता अच्छी होनी चाहिए, वो तकनीकी रूप से दक्ष होना चाहिए, अनुभवी होना चाहिए, स्वभाव उसका नम्र होना चाहिए, वो दूरदर्शी होना चाहिए यानी कि आगे की प्लान करके फोरकास्टिंग कर सकता हो। किसी भी संगठन में जो मैनेजर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और उसको जो है आगे की दूरदर्शिता उसके अंदर होनी चाहिए, निष्पक्षता होनी चाहिए। कभी भी कोई भी व्यक्ति भेदभाव करके अच्छा मैनेजर साबित नहीं हो सकता, प्रबंधक साबित नहीं हो सकता। उसको निष्पक्ष बने रहना चाहिए, अपने अधीनस्थों के साथ निष्पक्ष रहना चाहिए। जोखिम लेने की प्रवृत्ति यानी कि हमेशा रिस्क लेने की क्षमता उसके होनी चाहिए। जिसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता होती है वही एक सफल प्रबंधक कहलाएगा, बन पाएगा। समन्वय शक्ति होनी चाहिए यानी कि अपने अधीनस्थों के बीच एक कोऑर्डिनेट करने की क्षमता होनी चाहिए, समन्वय स्थापित कर सके। नेतृत्व की शक्ति होनी चाहिए। नेतृत्व शक्ति के संबंध में कहा गया है कि एएच चर्च ने कहा कि लोगों पर हुक्म तो कोई बेवकूफ भी चला सकता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है लोग किसी भी व्यक्ति के ऊपर हुक्म चला सकता है, लेकिन नेतृत्व जो है नेतृत्व केवल और केवल सच्चा आदमी ही दे सकता है। यानी कि हुक्म चलाना और नेतृत्व करना दोनों अलग बात है। तो एक प्रबंधक के अंदर नेतृत्व की शक्ति होनी चाहिए, हुक्म चलाने की बात नहीं होनी चाहिए। यानी कि वो लीड करे, अपने पूरे अधीनस्थों को लीड करे, तभी एक अच्छा प्रबंधक साबित होगा। वो कुछ और विशेषताएं हैं जिसको क्लाउड एफ जॉर्ज ने बताया कि विचारने की योग्यता होनी चाहिए उसके अंदर, प्रकटीकरण की योग्यता होनी चाहिए। यानी कि अगर एक प्रबंधक है वह सोचने वाले, उसके अंदर सोचने समझने की क्षमता है, तो वह अपनी बातों को सोचेगा, संस्था के हित के बारे में सोचेगा और उस चीजों को प्रकट करने की भी क्षमता होनी चाहिए। यानी कि सिर्फ सोच अच्छा विचार ला करके काम नहीं चलेगा, आप उस विचार को धरातल को उतारना भी है, तो उसको प्रकट करने की क्षमता होनी चाहिए। यानी कि विचारने की क्षमता हो, प्रकटीकरण की योग्यता हो, और जब अपने विचार को प्रकट कर दिया लोगों के सामने तो उसको सहमत कराने की भी क्षमता होनी चाहिए। अपनी बातों को तर्कतः साबित करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए और लोग उस बात को मान करके सहमत हो जाएं। और फिर आगे करते हैं कि कर्तव्य परायणता और ईमानदारी, यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। आप एक सफल मैनेजर वही व्यक्ति होता है जिसके अंदर कर्तव्य के प्रति जागरूकता हो, जो अपने कर्तव्यों को करना जानता हो। यानी उसके कर्तव्य की बात की थी, कर्तव्य क्या है, ये आपके जो है कर्मचारी, आपके जो प्रबंधक के कार्य थे, ये सारे चीजें, तो कर्तव्य के प्रति वो तो कृतज्ञ रहे, मतलब बना रहे, उसके प्रति लगा रहे, और ईमानदारी उसके अंदर होनी चाहिए। संगठनात्मक योग्यता होनी चाहिए, यानी कि आगे बढ़ के कहते हैं कि उसको
संगठन करके क्षमता होनी चाहिए, यानी लोगों के अंदर वो संगठन के मतलब कि आपका समन्वय स्थापित कर लगे सके, लोगों को नेतृत्व प्रदान कर सके अपने अधीनस्थों को, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। और भावनात्मक रूप से वो स्थिर होना चाहिए, बहुत पल पल बदलने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए प्रबंधक को, वो स्थिर चित्त व्यक्ति होना चाहिए। स्थिर चित्त यानी उसका मनोदशा स्थिर होनी चाहिए, ऐसा व्यक्ति सफल प्रबंधक कहलाएगा होगा। गतिशीलता का स्वभाव एक महत्वपूर्ण तत्व है कि व्यक्ति के अंदर, जब आपको के अंदर गतिशीलता होती है तभी आप कुछ नया निर्णय ले पाते हैं, कुछ नया विचार कर पाते हैं, उसको नया प्रकट कर पाते हैं, नया आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि आप नया रिस्क ले सकते हैं। तो इसलिए व्यक्ति को, जो वही व्यक्ति अच्छा प्रबंधक होगा जिसके अंदर मोबिलिटी हो, गतिशीलता होनी चाहिए उसके अंदर तकनीकी दक्षता होनी चाहिए, मानवीय स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए उसको, यानी कि अपने अधीनस्थों के मनोदशा को समझने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए, तभी वो अच्छा प्रबंधक हो सकता है। जब तक वो अपने अधीनस्थों के मनोभावों को समझ नहीं पाएगा तब तक उनसे जो है आंतरिक रिलेशन नहीं पैदा कर पाएगा। इन सारी चीज़ों को जो है उससे ध्यान में रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने प्रबंधक के अंदर ढेर सारे विशेषताओं की बात की। तो मोटा मोटी उसका है कि वह व्यक्ति सरल स्वभाव वाला होनी चाहिए, वह विचार करने वाला कि दूरदर्शी होना चाहिए और चीज़ों को प्रकट करने वाला होना चाहिए, यानी अपने अधीनस्थों पर नेतृत्व साबित करने वाला होना चाहिए। इस तरह की सारी चीज़ें हो तो वह एक सफल प्रबंधक कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या कारण है, वह कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से व्यक्ति एक प्रबंधक अच्छा प्रबंधक नहीं होता है, असफल प्रबंधक कहलाता है। उसमें क्या है, जो भी आपके चीज़ें हैं गुण होना है और उसमें कुछ कमियां आती हैं तो आपको प्रबंधक जो है असफल कहलाता है। असफलता कारण है जैसे कि अपूर्ण ज्ञान, यानी कि जिस क्षेत्र में वो प्रबंधन का कार्य कर रहा है अगर उसके अंदर उस क्षेत्र का ज्ञान नहीं है तो वो असफल हो जाएगा। और इसके कारण एक और दूसरा है निर्णय लेने की क्षमता का अभाव। जब एक प्रबंधक के अंदर निर्णय डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होता है तो वह असफल प्रबंधक हो जाता है। प्रशिक्षण की कमी होना भी उसके लिए कहीं न कहीं, तकनीकी ज्ञान का अभाव होना भी असफलता का कारण होता है। और है आपका समन्वय शक्ति का अभाव, कोऑर्डिनेट करने की जब क्षमता नहीं रहती है। जब कोई प्रबंधक जो संस्था का प्रमुख है, जिसको जिम्मेदारी है कि संस्था के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है, अगर उसके अंदर अपूर्ण ज्ञान है, कोऑर्डिनेट करने की क्षमता नहीं है, निर्णय डिसीजन मेकिंग का पावर नहीं है, कोऑर्डिनेट हो गया, और आपका तकनीकी ज्ञान उसके पास नहीं है, प्रशिक्षण नहीं है, तो इन सारी चीज़ों के अभाव में वह एक असफल प्रबंधक हो जाएगा। और जब एक असफल प्रबंधक होता है तो फिर उसका प्रभाव यह पड़ता है कि पूरी संस्था, पूरा इंस्टीट्यूशन जो है, पूरा प्रतिष्ठान जो व्यवसायिक प्रतिष्ठान जो है वह असफल हो जाता है। तो कुल मिलाकर के किसी संस्था को के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योग्य और कुशल प्रबंधक का नितांत आवश्यक होती है। और प्रबंधक ही जो है वह संस्था के प्रमुख और अधीनस्थों के बीच एक अच्छा तालमेल बनाता है और इस तरह से जो है एक संस्था अपने चरम निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करती है। तो कुल मिलाकर के आज की चर्चा में हम लोगों ने ये किया कि प्रबंधक क्या है, उसके कार्य क्या हैं, उसके कर्तव्य क्या हैं, उसके गुण क्या हैं और उसके असफल होने के क्या कारण है। हम समझते हैं कि इतना पर्याप्त है, फिर आगे आपसे बात होती रहेगी। थैंक यू।